नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी प्रवासी मजदूरों से सरकार की बेरुखी की, राज्यसभा में उपसभापति की कुर्सी पर हरिवंश सिंह की वापसी की, सरकार की असफलता पर राहुल गांधी के तंज की, जानेंगे कि अमित शाह से क्यों बात करना चाहते हैं चिराग पासवान, और बिहार चुनाव में लालू के बिना क्या होगा आरजेडी का हाल। साथ ही बात होगी सिंधिया को क्यों नहीं पचा पा रहे बीजेपी कार्यकर्ता, और आखिर में बात लगातार बढ़ती महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट मानहानि मामले में प्रशांत भूषण ने बैंक ड्रॉप के जरिए भरा ₹1 का जुर्माना, साथ ही कोर्ट के फैसले पर दाखिल की पुनर्विचार याचिका। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गियों को हटाने के मामले में 1 महीने तक चली सुनवाई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रेलवे और दिल्ली सरकार से करेंगे बात, 4 हफ्ते में निकालेंगे हल। उत्तर बिहार कोसी नदी पर नवनिर्मित रेल महासेतु बनकर तैयार, 22 किलोमीटर में सिमटा 298 किलोमीटर का सफर। जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। जून में की जा चुकी है ट्रेनों के परिचालन की टेस्टिंग। नोटबंदी के दौरान कच्चे तेल की मांग में आई भारी गिरावट, राजस्व में भी आई कमी, तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दी जानकारी। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 97 अंक की गिरावट के साथ 38,756 पर और निफ्टी 43 अंकों की गिरावट के साथ 11,421 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अचानक देश में 25 मार्च से 21 दिन तक सब कुछ बंद करने का ऐलान किया था। बिना तैयारी के किए गए इस फैसले पर सवाल तो तमाम उठे, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। और आज जब लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि प्रवासी मजदूरों को सरकार के फैसले से जो परेशानी हुई उसका कुछ हिसाब है, तब भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्णबंदी के दौरान प्रवासी मजदूरों का हमदर्द बनने के बड़े बड़े वादे तो केंद्र सरकार ने किए थे, लेकिन जब मजदूरों को मदद की जरूरत हुई तो मोदी सरकार ने स्वास्थ्य मुसीबत का बहाना बनाकर मदद करने से इनकार कर दिया। प्रवासी मजदूर अपने घर लौटना चाहते थे, लेकिन बस, ट्रेन सब कुछ बंद कर दिए गए थे। मदद न मिलने से मायूस होकर लाखों प्रवासी मजदूरों ने पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी ताकि वो अपने घर पहुंच सकें। लेकिन कई मजदूरों की ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई और आज संसद के मॉनसून सत्र में इसे लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है। बदली परिस्थिति में सवाल लिखित में पूछा गया और उसका जवाब भी उसी तरह से दिया गया। विपक्ष का सवाल था कि स्वास्थ्य मुसीबत में सरकार द्वारा लगाई गई पूर्णबंदी के बीच कितने मजदूरों की जान चली गई, और क्या सरकार ने जिन प्रवासी मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी उनके परिवार को कोई मुआवजा दिया। सवाल सीधा सा था, लेकिन जवाब हैरान करने वाला आया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने अपने जवाब में कहा कि पता नहीं। जी हाँ, सरकार को कुछ भी पता नहीं कि प्रवासी मजदूर जिनके हाथों से अचानक काम छीन लिया गया था, वो जब घर वापस लौटे तो उनके साथ क्या हुआ। सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये बता पाए कि कितने प्रवासी मजदूरों की जान इस दौरान चली गई। जाहिर सी बात है कि जब सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है तो फिर मुआवजे की बात तो उठानी ही नहीं चाहिए, इसलिए मुआवजा भी नहीं दिया गया। विपक्ष ने एक और सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया है। उम्मीद थी कि सरकार इसका जवाब जरूर देगी। जवाब मिला भी। श्रम मंत्री ने कहा कि राशन के मसले पर मंत्रालय की ओर से राज्यवार आंकड़े हमारे पास अभी है ही नहीं, लेकिन सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अतिरिक्त चावल या गेहूं, 1 किलो दाल नवंबर तक जरूर उपलब्ध कराएगी। लेकिन ये किसे मिलेगा, इसका डाटा कौन रखेगा, इस पर सवाल जरूर उठेगा। राजीव जी, सरकार ने जब अचानक सब कुछ बंद करने का फैसला किया तो सवाल पूछा गया कि जो लोग इससे परेशान होंगे उनके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। उस समय प्रवासी मजदूरों की तकलीफ वाली जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी, उस पर कोर्ट से लेकर आम आदमी तक ने चिंता जताई थी, लेकिन सरकार मजबूरी का बहाना बनाती रही। और आज जब सरकार से संसद में सवाल पूछा जा रहा है तो आपने क्या किया, तो सरकार के पास फिर कोई जवाब नहीं है। क्या सरकार को अपनी जवाबदेही का एहसास नहीं है? देखिए आदित्य, अगर सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो आज देश की हालत ऐसी नहीं होती। इस वक्त हर तरफ मुसीबतें नजर आ रही हैं। सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। रोजगार के अवसर पहले से ही कम थे, अब कम से कम 2 करोड़ लोग और बेरोजगार हो गए हैं। एमएसएमई सेक्टर की हालत खस्ता है और देश में औद्योगिक उत्पादन भी घटता जा रहा है। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे 21 दिन के लिए सब कुछ बंद कर दिया था। सरकार का तब तर्क था
था, आप याद कीजिए कि जान है तो जहान है। ऐसा करके वो ये बताना चाहती थी कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार जिम्मेदारी निभा नहीं रही थी, बल्कि उससे अपना पल्ला झाड़ रही थी। जनता को उसके भरोसे, उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर कहा गया कि आत्मनिर्भर बनो, यानी बीमारी से खुद बचो, अपने रोजगार का इंतजाम भी खुद कर लो, सरकार से न कुछ मांगो और न ही कुछ पूछो। इसीलिए लाखों मजदूर सारी तकलीफें उठाते हुए अपने घरों की तरफ लौटे थे और उस वक्त की मार्मिक तस्वीरें आज भी रूह कपा देती हैं आदित्य। लेकिन सरकार को न तब मजदूरों का दर्द दिखा और न अब नजर आ रहा है, इसीलिए उसे इस बात का इल्म ही नहीं है कि कितने मजदूर उसके फैसले की भेंट चढ़ गए। बहुत से मजदूर जान और जहान दोनों से हाथ धो बैठे हैं और जो बच गए हैं उनकी सुध भी सरकार कब लेगी, आदित्य, इसका कुछ पता नहीं। धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव था। एनडीए की ओर से हरिवंश नारायण सिंह और विपक्ष की ओर से मनोज झा उम्मीदवार थे। सभी की सहमति से ध्वनिमत से चुनाव कराया गया। तो क्या रहा चुनाव का परिणाम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव था। एनडीए की ओर से जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह और विपक्ष की ओर से आरजेडी के मनोज झा उम्मीदवार थे। एनडीए का पलड़ा पहले ही भारी माना जा रहा था और आज सुबह बीजेडी की ओर से भी एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद मनोज झा के जीतने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी। आज राज्यसभा में जरूरी कामकाज के बाद लगभग 5 बजे सभापति वेंकैया नायडू ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिवंश नारायण का और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने मनोज झा के नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन इनमें से सदन ने ध्वनिमत से हरिवंश नारायण के नाम पर सहमति जताई। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते विपक्ष ने भी वोटिंग पर जोर नहीं दिया और हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हरिवंश नारायण सदन में सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष को भी बोलने का पूरा मौका देंगे। पीएम मोदी ने भी हरिवंश को जीत की बधाई देते हुए कहा कि पहले कार्यकाल में हरिवंश जी ने कुशलता से सदन का संचालन किया, तेजी से बिल पास करवाने के लिए घंटों तक सदन में बैठे रहे। पिछले साल 10 साल में इस सदन के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला रहा। हरिवंश नारायण इससे पहले अगस्त 2018 में कांग्रेस के नेता पीजे कुरियन का कार्यकाल समाप्त होने पर उपसभापति बने थे। हरिवंश नारायण सिंह का पहला कार्यकाल इस साल अप्रैल महीने में खत्म हो चुका है। 2018 में हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के रूप में हरिवंश ने कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को हराया था। उस चुनाव में हरिवंश ने 125 वोट हासिल किए थे, जबकि बीके हरिप्रसाद को 105 वोट ही मिल सके थे। जेडीयू के सांसद हरिवंश सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं, जिससे सरकार को भी राहत मिली है, क्योंकि राज्यसभा में अभी भी सरकार के पास बहुमत नहीं है। उपसभापति चुनाव में भले ही सरकार को राहत मिली है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार को राहत देने को तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने ट्वीट कर केंद्र को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर तंज कसते हुए देश की जनता को सलाह दी है। इसी के साथ उन्होंने मोर को दाना खिलाने वाली तस्वीर पर भी चुटकी ली है। देश की जनता त्रस्त है, लेकिन पीएम मोदी मोर को दाना खिलाने में मस्त हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी हैरान नहीं है। वो तो इस कदर मौन बैठे हैं कि जैसे मानो महामारी खत्म हो चुकी है, देश की स्थिति सुधर चुकी है। पीएम मोदी के इसी रुख को लेकर विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा है। विदेश से भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महामारी के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख और एक्टिव केस 10 लाख पार हो जाएंगे। अनियोजित पूर्णबंदी एक व्यक्ति के अहंकार की देन है, जिससे महामारी देश में फैल गई है। मोदी सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोर के साथ व्यस्त है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट से एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तरफ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर चुटकी ली है, वहीं पीएम की कलाकारी पर भी तंज कसा है। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस सांसद का ये रुख साफ करता है कि सोशल मीडिया से लेकर संसद तक वो हल्ला बोल को तैयार है। आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। हालांकि पहले दिन राहुल गांधी मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वो हिस्सा लेंगे। जाहिर तौर पर बेरोजगारी से लेकर चीन के इस मुद्दे पर मोदी सरकार की घेराबंदी होगी। देश में जीडीपी के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे पहले ही सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के तेवर तल्ख है और अब संसद में भी इसकी झलक देखने को मिल सकती है। यानी साफ है कि संसद से सड़क और सोशल मीडिया तक कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में तो एनडीए को उसके सहयोगी ही घेर रहे हैं। बिहार एनडीए में एलजेपी जेडीयू से नाराज है। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे थे, लेकिन अब खबर है कि सीट शेयरिंग पर अमित शाह से बातचीत होगी। तो क्या है चिराग का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए में एलजेपी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर ही हमलावर है।
चिराग और नीतीश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मसला है सीट शेयरिंग का, जिस पर चिराग तेवर अपनाए हुए हैं। इसी बीच शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बनी। आपको बता दें कि चिराग पासवान जेडीयू से 40 से ज्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन जेडीयू 20 से 25 सीटें ही देने को तैयार है, जिसके बाद चिराग पासवान ने 143 सीटों पर दावा ठोक दिया। इसी बीच चिराग ने 16 सितंबर को एलजेपी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चिराग 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर फैसला ले सकते हैं। वहीं इससे पहले चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात पर चिराग ने कहा कि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने क्या कहा। मैं तभी कुछ कह सकता हूं जब मुझे पता चले कि उनकी तरफ से मुझे क्या ऑफर मिलता है। अभी तक इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि इसी के साथ चिराग पासवान ने ये भी बताया कि बिहार में सीट शेयरिंग के मसले पर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है और जल्द ही मुलाकात भी होगी। तो जाहिर है कि बिहार एनडीए में चल रही सीट शेयरिंग की खटपट में अमित शाह भी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 16 सितंबर को होने वाली एलजेपी की अहम बैठक या फिर अमित शाह से मुलाकात होना, दोनों में से कौन सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा पाएगा। एक तरफ बिहार में चिराग के तेवर से एनडीए परेशान है, तो वहीं परेशानी में आरजेडी भी दिख रही है। आरजेडी को उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव न्यायिक हिरासत से बाहर आएंगे और चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, लेकिन अब आरजेडी की ये उम्मीदें पूरी होती नहीं दिख रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या है हाल। क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का? क्या चुनाव से पहले लालू यादव जेल से बाहर आएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में तमाम सियासी दलों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के मुख्य विपक्षी दल पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि आरजेडी की क्या रणनीति होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के न्यायिक हिरासत से बाहर आने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। दरअसल लालू यादव चारा घोटाला से जुड़े 4 मामलों में सजायाफ्ता हैं, जिसमें उन्हें 2 मामलों में जमानत मिली है। तीसरे मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई को झारखंड हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है। तीसरे मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और इसके अलावा चौथे मामले में भी जमानत याचिका फाइल करनी है। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चौथे मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उन्होंने तब तक जेल में 31 महीने बिताए थे। फिलहाल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव लगातार पार्टी की रणनीतिक तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच चुनाव से ठीक पहले पार्टी के कई नेताओं और विधायकों ने पाला बदल लिया है, जो आरजेडी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। साथ ही पार्टी के अंदर खाने में भी चुनावी तैयारियों का असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह लालू यादव का ना होना माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर तेजस्वी यादव और बाकी नेता बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में लालू प्रसाद यादव प्रचार नहीं कर पाएंगे, ये सोचकर आरजेडी परेशान है। वहीं मध्य प्रदेश में सिंधिया प्रचार कैसे करे, इसे लेकर बीजेपी परेशान है। बीजेपी कार्यकर्ता सिंधिया को अपना नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन शिवराज की सरकार चलाने में सिंधिया की जरूरत पार्टी को है। इसीलिए सिंधिया के समर्थन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह तैयार कर रही है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का उपचुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। कमलनाथ की सरकार गिराने और शिवराज की सरकार बनाने में इनका अहम रोल था। राज्य में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है। ज्योतिरादित्य के बीजेपी में आने से सरकार तो बन गई, लेकिन बीजेपी के नेताओं में ज्योतिरादित्य को लेकर सहमति बनती नहीं दिख रही है। ज्योतिरादित्य के आने से बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता विरोध के सुर बुलंद कर चुके हैं। शायद इसीलिए बीजेपी अब सिंधिया को प्रचार में अकेले भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। सिंधिया का विरोध बीजेपी कार्यकर्ता ना करें, इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम सिंधिया के साथ रखा जा रहा है। शिवराज के कारण बीजेपी कार्यकर्ता चाहकर भी सिंधिया का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वैसे सिंधिया के खिलाफ पार्टी में आवाज खामोश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने संभाल रखी है। सिंधिया को प्रचार में उतारने से पहले पार्टी नरेंद्र सिंह तोमर का कार्यक्रम पहले करा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर से ताल्लुक रखते हैं और इस समय वो मुरैना संसदीय सीट, जो चंबल संभाग का हिस्सा है, वहां से सांसद हैं। तोमर पहले पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनते हैं, उन्हें समझाते हैं कि सिंधिया का साथ क्यों जरूरी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज की सभा कराई जाती है। मतलब साफ है कि सिंधिया प्रचार में तभी जा रहे हैं जब नरेंद्र तोमर से हरी झंडी मिल रही है, यानी तोमर को जब लगता है कि पार्टी कार्यकर्ता सिंधिया का विरोध नहीं करेंगे, तभी सिंधिया को प्रचार के लिए क्षेत्र में भेजा जा रहा है।
सवाल ये है कि क्या सिंधिया खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर बीजेपी कार्यकर्ता सिंधिया को नहीं पचा पा रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात लगातार बढ़ रही महंगाई की। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि खाएं तो खाएं क्या। और अब तो मुसीबत और बढ़ गई है, क्योंकि थोक महंगाई दर के जो आंकड़े जारी हुए हैं उससे आम आदमी को झटका लगा है, क्योंकि दवाइयों, फल और सब्जियों समेत कई चीजें महंगी हो गई हैं। यानी आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। मोदी सरकार भले ही कहती रहे कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, लेकिन अभी तो लोग त्रस्त हो रहे हैं। जैसा कि एसबीआई की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि दिसंबर तक महंगाई दर नीचे नहीं आएगी, और आज आंकड़े भी वैसे ही निराश करने वाले सामने आए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अगस्त में थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में देश में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.16% पर पहुंच गई, जबकि जुलाई में ये -0.58% पर थी। केंद्र सरकार ने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4 महीने तक नेगेटिव रही, लेकिन अगस्त में इसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में WPI -1.57% थी, वहीं मई में ये -3.37%, जून में -1.81% और जुलाई में -0.58% पर थी। आपको बता दें कि WPI की दर बाजारों में सामान्य तौर पर कुछ समय के लिए वस्तुओं की थोक कीमतों में उतार चढ़ाव और महंगाई को दर्शाती है। इस बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर खासा असर पड़ा है, क्योंकि जुलाई की तुलना में अगस्त में खाद्य उत्पादों, फल और सब्जियों के साथ पेय पदार्थों, चमड़े से संबंधित उत्पादों, लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों, दवाइयों, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों, मेटल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। अगस्त के दौरान खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 3.84% रही। आलू की कीमतों में 82.93% की वृद्धि हुई, वहीं सब्जियों की महंगाई दर 7.03% रही। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की महंगाई दर अगस्त में 1.27% हो गई, जो जुलाई में 0.51% थी। ऐसे ही आंकड़ों का अंदेशा एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जताया था, जिसमें कहा गया था कि खुदरा महंगाई दर अब दिसंबर के बाद ही नीचे आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी की वजह से सप्लाई चेन का टूटना महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही सरकार की ओर से की गई भारी खरीद से भी कीमतें बढ़ी है। अभी तो केवल अगस्त के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें दवाई, फल और सब्जियां सब महंगा हो चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा कहां तक जाता है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।